हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो शुरू करते हैं। ये टॉपिक बिल्कुल जो हमने लास्ट चैप्टर किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो बिल्कुल उसमें जो टॉपिक किया था हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बिल्कुल सेम वही टॉपिक इस चैप्टर में है हमारे पास, बिल्कुल सेम। मतलब कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बस उसमें रेशो चेंज हुई थी पार्टनर्स की। पार्टनर वही थे, पुराने एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, इस चैप्टर में क्या है कि एक नया पार्टनर आ गया है हमारे पास। ठीक है, तो जिस तरह हमने उस चैप्टर में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व को ट्रीट किया था, ठीक उसी तरह हमें इस चैप्टर में भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को ट्रीट करना है। ठीक है, मतलब आपके पास अगर क्वेश्चन में आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व दिए हुए हैं, कोई भी रिजर्व हो आपके पास, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो, आपने उसको उसी तरह से ट्रीट करना है जिस तरह आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर में किया था। बिल्कुल उसी तरह ओल्ड रेशियो में उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में सिर्फ वही चीज है, कोई कुछ नया नहीं है। तो इसलिए मैं आपको उसी चैप्टर की वीडियो इसके साथ अटैच कर रहा हूँ या इस अलग से लिंक शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इस चैप्टर में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में अगर आपको क्वेश्चंस करते टाइम इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्ट जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब कि जब पार्टनर की रेशियो में चेंज होगा, पार्टनर की रेशियो चेंज होगी और एग्जिस्टिंग पार्टनर की रेशियो में जो चेंज होगा, उस केस में हमारे पास जो रिजर्व है और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो हमारे पास इसके दो केस हैं। सबसे पहला, व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मतलब कि जो हमारे पास रिजर्व है और जो हमारे पास प्रॉफिट्स हैं उनको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। दूसरा है हमारे पास व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जब हमें जो हमारे पास रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम, जब पार्टनर क्या चाहते हैं कि जो रिजर्व है हमारे पास या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उनको वो अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो मैं आपको बार बार दो ही बात की तरफ इशारा कर रहा हूं कि क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा कि पार्टनर क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो जो रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उनको वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो आपने इसी बात पे ध्यान रखना है। तो हमारे पास दो केस है कि जब हमारे पास वो रिजर्व वगैरह को या प्रॉफिट्स को वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, और दूसरे में वो जब वो ट्रांसफर करना नहीं चाहते। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि जब वो रिजर्व और प्रॉफिट्स को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पहले कुछ चीजें बताऊंगा जो हमारे पास बैलेंस शीट में शो होती है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं बैलेंस शीट में आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो हमारे पास दिखाई देती हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास दो साइड होती है, एसेट्स और लायबिलिटी साइड। तो ये चीजें होती है हमारे पास। अब यहां पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहां पर जनरल रिजर्व होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है, जो लायबिलिटी साइड में होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता है। याद रखना, ये क्रेडिट बैलेंस होता है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होते हैं,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होते हैं हमारे पास, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ये चीजें हमारे पास होती हैं, और भी बहुत सारी होती है हमारे पास। लायबिलिटी में हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं, लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, मैंने स्पेशली इन्हीं को क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि टॉपिक हमारा इससे रिलेटेड है, क्योंकि हम रिजर्व और प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रिजर्व और प्रॉफिट को समझ लेते हैं। होता है क्या है, पहले हम सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व की, जनरल रिजर्व की। अब जनरल रिजर्व क्या है हमारे पास? तो जनरल रिजर्व हमारे पास क्या है? जनरल रिजर्व हमारे पास जो है वो प्रॉफिट का पार्ट है, जो रिटेन करके हमने अपने पास रखा हुआ है फ्यूचर के लिए। जो रिजर्व है हमारे पास वो प्रॉफिट का ही पार्ट है, जो हमने रिटेन करके रखा है फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में उसको हम काम में ला सके। कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे फेस किया जाएगा, उस रिजर्व से फेस किया जाएगा। तो ये प्रॉफिट का ही पार्ट है, और प्रॉफिट का पार्ट है तो इट मींस ये पार्टनर्स का ही है। तो ये जनरल रिजर्व है हमारे पास, यानी ये प्रॉफिट में से ही बनाया गया है। सेकंड है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है, उसका बैलेंस जो दिया होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का वो प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस मतलब वो प्रॉफिट है हमारे पास। तो जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो दे रखा होता है, उसका मतलब होता है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है लास्ट ईयर का। मतलब ये हमारे पास एक ऐसा प्रॉफिट है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, तो ये भी प्रॉफिट ही है हमारे पास। फिर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? अब क्या होता है कि फैक्ट्रीज के अंदर जो वर्कर काम करते हैं, तो साइट पर उनके साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो फिर वो क्लेम करते हैं कंपनी वगैरह पे, कंपनसेशन मांगते हैं। तो कंपनी उनको कंपनसेशन पे करती है। तो वो कंपनसेशन कहां से पे करती है? तो वो कंपनसेशन जो पे करती है, वो कंपनसेशन पे करती है हमारे पास प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट में से वो क्या करती है? प्रॉफिट में से अलग से कुछ पार्ट, प्रॉफिट का कुछ पार्ट ही वो अलग से रिटेन कर लेती है। वो कहां पर रिटेन कर लेती है? वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डाल देती है। मतलब प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से अलग से रिटेन कर लेती है, कि इन फ्यूचर अगर किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी वर्कर को कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो हमें क्लेम करता है, उसको कंपनसेट करना होता है हमें, तो कंपनसेट कहां से देंगे, वो क्लेम कहां से देंगे? तो वो इस रिजर्व से देंगे। तो ये फ्यूचर के लिए ये भी बनाया गया कि अगर किसी एम्प्लॉइज को या वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो कंपनसेशन मांगता है, क्लेम करता है हमारे ऊपर, तो वो पैसा कहां से देंगे? वो यहां से देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो ये भी कहां से बना? ये भी हमारे पास प्रॉफिट में से बना। तो प्रॉफिट का ही पार्ट है ये भी हमारे पास, जो हमने अपने पास रिटेन किया है। लेकिन ये स्पेशली किसके लिए किया हमने? कि वर्करों को कंपनसेट करने के लिए। अगर उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो क्लेम करते हैं, तो हम वो क्लेम यहां से देंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? भाई हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है मार्केट में, और आपको पता है मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। मतलब मार्केट जो है अप डाउन होती रहती है, फ्लक्चुएशन चलती रहती है। कभी मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी मार्केट अप हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है। तो जो पैसा हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, अगर वो मार्केट डाउन आ जाए, तो उससे अगर हमें लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को कहां से कवर किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट को। तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉफिट में से कुछ पैसा, कुछ पार्ट जो है अपने पास रिटेन कर लेते हैं उस इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर इन फ्यूचर वो इन्वेस्टमेंट से हमें लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को कहां से कवर किया जाएगा? तो वो एक रिजर्व से कवर करेंगे। तो उस प्रॉफिट में से हमने कुछ जो पार्ट है वो हमने इसमें फ्लक्चुएशन रिजर्व में, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमने प्रॉफिट का कुछ पार्ट इसमें रिजर्व में डाल दिया है। वो किस लिए डाला है? कि हम उसको अगर मार्केट में जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, अगर उसमें कुछ भी उतार चढ़ाव आता है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम यहाँ से पूरा कर सके। तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहलाता है हमारे पास। फिर आगे हमारे पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या है? आपने सुना होगा, आपके रिलेटिव में, घर में अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वगैरह है, तो मान लो क्या होता है, जब रिटायरमेंट होती है, तो उनको मतलब एक ह्यूज अमाउंट में पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो कहां से आता है? वो गवर्नमेंट कहां से देती है? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही देती है, उन्हीं का पैसा।
उन्हीं का पैसा कैसे, मतलब कि उनकी सैलरी में से डिडक्शन होती रहती है पीएफ के नाम से, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, तो वो पैसा जो है उनकी सैलरी में से मंथली जो है डिडक्ट होता रहता है और वो इकट्ठा होता रहता है कंपनी के पास, कंपनी के पास इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। तो फिर वो इकट्ठा जब हो जाता है, जब वो मतलब रिटायरमेंट होती है एम्प्लॉइज की या उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर घर वालों को मिल जाता है या उसको मिल जाता है रिटायरमेंट के टाइम, तो वो प्रोविडेंट फंड ही होता है उसका, मतलब जो लास्ट में मिलता है उसकी सर्विसेज कंप्लीट होने के बाद। तो वो पैसा जो है वो कहां से आया हमारे पास, वो तो सैलरी में से आया ना एम्प्लॉइज की, वो प्रॉफिट में से नहीं बनाया हमने, वो तो सैलरी में से बनाया हमने, मतलब जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी सैलरी में से हमने कुछ पार्ट जो है 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, ठीक है, जो भी हमने जो मतलब कंपनी की टर्म कंडीशन है या जो भी एम्प्लॉय डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग जो भी सैलरी से डिडक्शन होता है, जो भी पैसा कट गया वो फंड में ट्रांसफर होता रहा, तो जब रिटायरमेंट हुई तो फंड में से उसको पैसा मिल गया, तो यानी इसमें प्रॉफिट तो क्या किया ही गया। तो ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है एक ऐसा फंड है हमारे पास यहाँ पर जो एम्प्लॉय की सैलरी में से बनाया गया, तो ये कंपनी के प्रॉफिट में से नहीं बनाया गया, फर्म के प्रॉफिट में से नहीं बनाया गया, तो ये हमारे पास जो एम्प्लॉय की सैलरी में से बनाया गया। और अगर हम बाकी की बात करें तो ये भी प्रॉफिट में से बनाया गया, ये भी प्रॉफिट में से बनाया गया, ये भी प्रॉफिट में से बनाया गया और ये भी प्रॉफिट में से बनाया गया, ठीक है। अगर इनको यूज हो जाए तो जिस पर्पज के लिए बनाए गए हैं तो वहां पर यूज आए तो बहुत बढ़िया, अगर ये यूज ना हो पाए तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, ये पार्टनर्स के लिए तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर वो चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक क्लियर करने से पहले थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करना चाहता था। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एसेट साइड में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर भी दिया हो सकता है हमारे पास, तो यहाँ पर भी दिया हो सकता है हमारे पास बैलेंस, ये प्रॉफिट एंड लॉस, देखो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब जो क्रेडिट साइड में है वो तो हमारे पास प्रॉफिट है, लेकिन जो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया होगा ना वो हमारे लिए लॉस होता है। इसी तरह लास्ट ईयर का लॉस है जो अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पास, मतलब अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया हमारे पास, तो मतलब बांटा नहीं गया हमारे पास, तो सेम चीज है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता था कि हमारे पास ये चीजें दी होती है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, ये प्रॉफिट में से बनाई गई है सारी चीजें हमारे पास, और ये अकेला है जो सैलरी में से बनाया गया है, ठीक है। चलो आगे टॉपिक करते हैं, आगे करते हैं इसको। हमारे पास हाँ जी, तो हमारे पास हम बात कर रहे थे when reserve and accumulated profit losses are to be transferred to partner capital account। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो ए और बी है जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे हमारे पास, और उन्होंने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बराबर जो है वो बांटना चाहते हैं। तो मतलब उन्होंने फ्यूचर के लिए जो डिसाइड किया वो क्या किया, वो ये रेशियो डिसाइड की। अब ये हमारे पास ओल्ड रेशियो है और ये हमारे पास न्यू रेशियो है, और जब उन्होंने ये डिसीजन लिया रेशियो चेंज करने का, तो उस टाइम हमारे पास रिजर्व की वैल्यू दी हुई थी, रिजर्व की वैल्यू मान लो हमारे पास 60,000 दी हुई थी, ये चीज दी हुई थी, तो कहता है उस केस में जनरल एंट्री कीजिए। अब जनरल एंट्री करनी है, और क्वेश्चन मैंने आपको दो केस बताए हैं कि वो क्या कहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि प्रॉफिट और रिजर्व को इसमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हैं, दूसरे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना नहीं चाहते, तो दोनों केस ही मैं आपको क्लियर करूंगा इसमें। अगर वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये मतलब इसको बांटना चाहते हैं, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसको अब जब हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अब रिजर्व को हमने कहां दिखाया था, रिजर्व हमने कहां पर दिखाया था, ये हमारे पास क्या था, प्रॉफिट का पार्ट तो था जो रिटेन करके रखा हुआ था, तो ये पार्टनर्स का था प्रॉफिट जो रिटेन करके रखा हुआ था, आपस में बांट लेंगे इसको। और मैंने एक चीज और बताई थी कि पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, जब तो उसमें पैसा मिलेगा तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे हमारे पास। तो रिजर्व कहां था हमारे पास, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटी साइड में जो भी चीजें होती है उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जब हम इसको रिजर्व को बांटेंगे, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है ना रिजर्व का हमारे पास, जब इसको बांटेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये खत्म करेंगे इसको, तो खत्म करने के लिए जो क्रेडिट है चीज को खत्म करने के लिए उसको खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारे पास जनरल एंट्री क्या बनेगी, इसको रिजर्व को हम खत्म कर देंगे और इसको बांट रहे हैं पहले केस में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो हम इसको बांटेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जनरल एंट्री हो जाएगी अब रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल
टू these capital in old ratio. old ratio क्या थी? old ratio 2:1. तो इस 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 40 और 20, तो ये आ गया 16। तो अब ओल्ड रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, इसका पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो ये रीजन था हमारे पास, ये जो की रेशियो चेंज हुई है उससे पहले था हमारे पास, मतलब जो रेशियो चेंज हुई है उससे पहले था रिजल्ट हमारे पास, तो उससे पहले था, चेंज होने से पहले था हमारे पास, तो चेंज होने से पहले था तो उसी पुरानी रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू रेशियो में क्यों करेंगे हम चेंज उसको डिस्ट्रीब्यूट? तो चेंज होने से पहले जो भी हमारे पास बैलेंस है, रिजर्व के बैलेंस है, प्रॉफिट के बैलेंस है, तो उसको हम उसी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, क्योंकि वो पुरानी मतलब उनकी जो ओल्ड रेशियो पहले की उनके जो एफर्ट्स थे उसके हिसाब से ही हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो हमारे पास हमने इसको एंट्री बनी, हमारे पास रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डेबिट कर दिया और ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया ओल्ड रेशियो में। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपने कि हमारे कैपिटल अकाउंट क्या है, हमारे कैपिटल अकाउंट फिक्स है या फ्लक्चुएट है। अगर हमारे कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट है तो आपने कहां पर ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हमारे अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट वो फिक्स होते तो यहां पर हम क्या करते हैं, तो यहां पर हम करंट अकाउंट लिखते। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है स्पेशली कि हमारे कैपिटल अकाउंट क्या है। अगर हमारे क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट फिक्स दिए हुए हैं तो आप करंट अकाउंट लिखोगे, अगर हमारे कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट है तो आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखोगे। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसी तरह हमारे पास रिजर्व, अगर रिजर्व का बैलेंस दिया तो रिजर्व में भी सेम हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया होता, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस दिया होता, मतलब कहने का मतलब ये है मेरे पास, ये क्रेडिट बैलेंस दिया होता हमारे पास, तो भी हमारे पास ये चीज हो जाती। तो हमने रिजर्व को भी यहाँ पर क्या हो जाता है, रिजर्व की जगह प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू दिस करंट अकाउंट टू दिस करंट अकाउंट, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है हमारे तो, ठीक है। तो मतलब जो भी हमारे पास रिजर्व दे रखे होंगे या प्रॉफिट्स दे रखे होंगे या इन्वेस्टर फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा होगा या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा होगा, तो उसको हम इस तरह से ट्रीट करेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन में लॉस दिया होता तो क्या होता, अब मान लो मैं ये कहता कि मान लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस दे रखा है, और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, हमारे पास लॉस होता है। अब डेबिट बैलेंस दे रखा है तो लॉस है, अब लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था जब भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकाला जाएगा तो कैपिटल अकाउंट के हो जाएंगे डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में रिवर्स एंट्री हो जाएगी हमारे पास। अगर लॉस दिया होता है हमारे पास, अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और मतलब देखो डेबिट बैलेंस है तो इसको खत्म करेंगे तो ये क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो रिवर्स हो जाएगी ऑब्वियस एंट्री। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास उस केस में हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास इज कैपिटल अकाउंट डेबिट दिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। तो यहाँ पर हमारे 40-20 ओल्ड रेशियो में ही हमारे पास ये चीज होगी। और यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कैपिटल अकाउंट हमारे फ्लक्चुएट थे, ठीक है। तो ये मैंने बताया, देखो अगर हमारे पास प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है तो खत्म करेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये क्रेडिट कर दिया हमने, और ये किस लॉस किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स के बीच में। तो ओल्ड रेशियो में मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कैपिटल अकाउंट हमारे पास डेबिट हो गया हमारे पास। तो ये था हमारे पास फर्स्ट केस, मतलब कि जब वो क्या चाहते थे, वो अपने मतलब कि रिजर्व वगैरह को या प्रॉफिट के बैलेंसेस को वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते थे, मतलब कि when reserve and accumulated profit losses to be transferred to partners capital account। अब आता है हमारे पास सेकंड में कहता है when reserve and accumulated profit losses are not to be transferred to partner capital account, मतलब कि जब वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना नहीं चाहते, वो बुक्स में शो करना चाहते हैं ऐसे कैसे रिजर्व, वो बांटना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिजर्व ऐसे कैसे हमारे पास रहे, वो ऐसे कैसे रहे हमारे पास बुक्स में। तो उस केस में क्या होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम पे देखते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हो उसमें। मैं इसी क्वेश्चन को लेके चलता हूं। पहले मान लो छोड़ो रिजर्व मान लो, मैं रिजर्व को ले लेता हूं। यहाँ पर हमारे पास रिजर्व दिया हुआ था, तो हमारे पास जो रिजर्व दिया हुआ था वो हमारे पास
तो जब वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना नहीं चाहते तो उस केस में क्या करेंगे, अब वो दिखाना चाहते हैं रिजर्व तो ऐसे रहता, लेकिन अब रिजर्व में भी तो उनका शेयर चेंज हो गया। पहले तो उन्होंने जब उन्होंने ट्रांसफर कर लिया रिजर्व को बांट लिया आपस में, तो रिजर्व का रोल ही खत्म हो गया, तो उन्होंने और रेशियो में उसको बांट लिया। लेकिन जब वो रिजर्व को ऐसी के ऐसे बैलेंस शीट में रखना चाहते हैं इन फ्यूचर के लिए, तो रिजर्व में उनका शेयर तो चेंज हो जाएगा। मतलब पहले तो अगर मैं बात करता हूँ 60,000 की, पहले तो उनका क्या था रिजर्व में शेयर, प्रॉफिट में शेयर उनका पहले तो यहाँ पर 40,000 था ए का, और बी का कितना था हमारे पास 20,000 था, ये था। लेकिन अब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इक्वल हो गया, 30-30 हो जाएगा दोनों का यहाँ पर, तो शेयर चेंज नहीं हो गया उनका। तो जब शेयर चेंज हो जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सैक्रिफाइस और गेनिंग निकालेंगे। जिस तरह से हमने गुडविल को ट्रीट किया था सेम उसी तरह हमने इसको ट्रीट करना है। जैसे कि मतलब हमने किया था ना अभी इससे पहले वाला टॉपिक किया था ट्रीटमेंट फॉर गुडविल वाला, तो सेम वैसे ही इसको ट्रीट करेंगे जिसमें सैक्रिफाइस और गेनिंग पार्ट निकालेंगे हम। तो सैक्रिफाइस गेनिंग निकालने से पहले तो सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला यूज करेंगे हम। सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला यूज किया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए के लिए चेक किया हमने, ए का पुराना शेयर कितना हमारे पास 2/3 माइनस 1/3, तो हमारे पास कितना आ गया, ओ सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या है 2/3, और जो उसका नया शेयर कितना है 1/2, एलसीएम आ गया हमारे पास 6, तो आ गया 4 माइनस 3 1/6, ये सैक्रिफाइस आ गया। इस तरह बी के लिए चेक किया हमने, तो बी का हमारे पास पुराना शेयर ओल्ड शेयर कितना 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम आ गया 6, तो 2 माइनस 3 1/6, ये आ गया गेनिंग, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है हमारे पास, तो ये गेनिंग हो गया हमारे पास। अब क्या करें हम, अब हमने जो रिजर्व को ट्रीट करना है, अब रिजर्व तो ऐसे कैसे रखने हैं हमने, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट तो कर नहीं सकते हम, लेकिन इसका जो मतलब रेशियो चेंज होने से जो इफेक्ट है उसको तो खत्म करना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको बताया था वो गेनिंग को डेबिट करेंगे, ठीक है, और सैक्रिफाइस को क्रेडिट करेंगे। लेकिन जितना पार्ट जितना चेंज हुआ है, जितने चेंजेस आ रहे हैं, तो हमने इसको एडजस्ट किया, रिजर्व को एडजस्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, ए के लिए 1/6, रिजर्व की वैल्यू कितनी है 60, तो कितना आ गया 10,000। ऐसे बी के लिए 1/6 60, तो ये भी आ गया 10,000। ये क्या था सैक्रिफाइस और ये क्या था गेनिंग। तो इसको हमने कर दिया, इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं, गेनिंग को डेबिट करेंगे बताया था, तो गेनिंग हो गया हमारे पास बी, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, तो 10,000, तो ये होगा हमारे पास आंसर इस केस में। तो मैंने आपको दोनों केस बताया अभी कि जब हमारे पास मतलब कि वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं रिजर्व को या प्रॉफिट्स को, और जब वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना नहीं चाहते पार्टनर को, ऐसे कैसे बुक्स में शो करना चाहते हैं, तो पहले में तो हम डायरेक्ट उसको ट्रांसफर कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। लेकिन जब वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना नहीं चाहते तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सैक्रिफाइस और गेनिंग पार्टनर निकालेंगे, गेनिंग को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइस को क्रेडिट करेंगे, उसका जितना भी पार्ट होगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड है, लास्ट है, सिर्फ वो करवाऊंगा, उसके बाद हम फिनिश कर देंगे। अगर आप मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आगे करते हैं, सेम क्वेश्चन है हमारे पास, मान के चलते हैं हमारे पास जैसे कि ए और बी 2:1 में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन उन्होंने फ्यूचर के लिए 1:1 में डिसाइड किया प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो उस समय हमारे पास बैलेंस शीट में वर्क मान लो दिया हुआ था, बैलेंस शीट दी हुई थी, और बैलेंस शीट में हमारे पास जो है यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वैल्यू दी हुई है, रिजर्व की वैल्यू मान लो यहाँ पर 60,000 दी हुई है हमारे पास, ये चीज है हमारे पास एसेट्स की वैल्यू कुछ नहीं दिया था, ये चीज दी हुई है सिर्फ, आप ये देखो, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वैल्यू 60,000 दी हुई है, 60,000 दी हुई है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई इससे रिलेटेड नीचे इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, अभी मैंने आपको बताया था जैसे रिजर्व दे रखा है और कुछ ही बोला क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं, बस ये बोल रखी है ई रेशियो दे रखी है 2:1, और फ्यूचर के लिए डिसाइड किया कि वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल करेंगे 1:1, और उस टाइम हमारे पास बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वैल्यू दी थी 60,000, आपने जनरल एंट्री करनी है।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे जब देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो उस केस में हमारे पास जनरल एंट्री क्या बनेगी, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, मैं लिख देता हूं देयर इज नो इंफॉर्मेशन। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में ही, क्योंकि हमने हमारे पास ना तो कोई क्लेम था ना कुछ था, तो ये पार्टनर का ही मतलब प्रॉफिट था जो हमने रिटेन किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के फॉर्म में, तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 60,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और रेशियो में 40 और 20, ये फर्स्ट केस है हमारे पास। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था रिजर्व वाला सेम। अब इसमें अलग से कोई इन्फॉर्मेशन दी होती, मान लो सेकंड इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमारे पास, कहता है कि क्लेम कर दिया किसी एम्प्लॉय ने हमारे पास, जो क्लेम है, अब क्लेम जो है वो लोअर देन कंपैरिजन टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब कि जो क्लेम है हमारे पास वो कम है किससे, हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। अगर हमारे पास जो क्लेम किया है एम्प्लॉइज ने वो कम है हमारे पास किससे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, तो उस केस में क्या होगा। अब जैसे मान लो मैं कहता हूं कि 40,000 तो हमारे पास क्या था, 40,000 तो हमारे पास रिजर्व था, तो सॉरी 60,000, सॉरी ये 60,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास दे दिया होगा, लेकिन क्लेम कर दिया किसी एम्प्लॉय ने, मान लो अब मान लो क्लेम कर दिया एम्प्लॉय ने हमारे पास कितना किया, मान लो 15,000 हमारे पास क्लेम कर दिया किसी एम्प्लॉय ने 15,000 का क्लेम कर दिया हमारे ऊपर, कहता है हाँ जी क्लेम कर दिया, उसको कंपनसेट करना है हमने, तो अभी किया नहीं है, क्लेम किया उसने, तो 15,000 क्लेम कर दिया और 60,000 हमारे पास है रिजर्व में, तो उस केस में क्या करेंगे, अब जो क्लेम किया है वो तो देना पड़ सकता है ना फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए तो प्रोविजन बना के रख दो आप, जितना मतलब कि क्लेम किया है, और जो रिमेनिंग है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो उस केस में क्या होगा, जब हमारे पास क्लेम कम हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 60 करे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख लो यहां पर। अब कितने का हमारे पास 15,000 का हो गया ना, क्लेम तो 50,000 का हो गया, तो हमने प्रोविजन बना के रख दिया कि फ्यूचर में ये क्लेम देना पड़ सकता है, तो 60 में से 15,000 की अलग से लायबिलिटी निकाल दी हमने प्रोविजन की, पे चुकाना पड़ेगा हमें, ठीक है, पे करना पड़ेगा हमें, तो कंपनसेट करना पड़ेगा। तो अब 60 में से 15,000 हमने डिडक्ट कर दिए, उसके अलग से हमने निकाल दिए, तो बाकी क्या है, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के बीच में, तो बाकी कितने, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब 60 में से 15 के कितने रह गए, 45 को बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस रेशो में, उसी ओल्ड रेशो में, तो ओल्ड रेशो में करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 30 और 50, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड केस। देख लो समझ में आया नहीं आया, चलो इसको ही चेंज करते हैं, और इसको अगर चेंज करें थर्ड केस करता हूं मैं, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, ऊपर वाले में थोड़ा साफ कर देता हूं, इस केस को पढ़ना है बोर्ड पे। अब हमारे पास मैं इसका थर्ड केस बोलता हूं कि मान लो हमारे पास जो क्लेम है वो इक्वल है किसके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, मतलब उतना ही क्लेम आ गया हमारे पास जितना हमारे पास रिजर्व था, मतलब हमारे पास कितना था रिजर्व में 60,000, सेम क्वेश्चन, और 60,000 के लिए हमारे पास क्लेम आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे जनरली, तो भाई जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम आ गया, तो उतना ही हमें पे करना पड़ेगा, तो बांटने के लिए कुछ बचेगा हमारे पास, तो उसमें सिर्फ एक जनरल एंट्री होगी, वो क्या बनेगी हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
कितना हमारे पास आ जाएगा ये 60 का 60, मतलब जितना था हमारे पास रिजर्व में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, उतना ही हमें क्लेम देना पड़ गया। तो यही हमने उतने का हमने प्रोविजन बना दिया, सेम। तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, अब इसको भी चलो थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट फोर केस, भाई मान के चलो कि हमारे पास जो क्लेम है वो ज्यादा हो गया हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, मतलब क्लेम हमारे पास ज्यादा हो गया और वर्कमैन कंपनसेशन हमारे पास कम है, रिजर्व कम है। तो उस केस में क्या करेंगे भाई? तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां से बता देता हूं मैं आपको, लास्ट केस है, ध्यान से समझना इसको भी। भाई हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अब कितना था 60, लेकिन टू प्रोविजन तो क्या करना है हमने, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो क्लेम क्या करना है हमने, वो कितना करना है हमने, वो मान के चलो ज्यादा हो गया। अब मान लो मैं कहता हूं कि 72,000 के लिए क्लेम आ गया हमारे पास, जबकि हमारे पास ये कितना है 60,000, तो ये हो गया ना क्लेम ज्यादा हो गया हमारे पास। तो क्लेम हमारे पास आ गया 72 के लिए। अब ये तो लायबिलिटी ज्यादा हो गई हमारे पास, लायबिलिटी ज्यादा हो गई हमारे पास, तो लायबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे हम, इसका रिवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन करेंगे तो हमारे पास रिवैल्यूएशन करने से हमारे पास क्या होता है, डेबिट हो जाएगा वो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना 60 का था हमारे पास रिजर्व, जबकि क्लेम हमारे पास 72 का आ गया, तो कितना एक्स्ट्रा आ गया 12,000। तो हमने 12,000 को रिवैल्यू किया हमने रिजर्व को, तो डेबिट कर दिया हमने यहाँ पर, ये चीज हो गई हमारे पास, ठीक है। अब इसकी एक एंट्री और बन जाएगी हमारे पास। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है ना, अब इसको तो हमें खत्म करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। तो हमारे पास अब क्या होगा, हमारे पास रिवैल्यूएशन को अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये लॉस हो गया, अब हमारे पास 12,000 ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर 12,000 था, तो इसको वर्ड रेशियो में कर देंगे हम, तो 8 और 4, तो ये 2 एंट्री हो जाएगी इस केस में, जब हमारे पास क्लेम ज्यादा होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। इसी तरह हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर करने की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।